दोस्तों, माही की एक और गलती जो फिर से यासिर को गलत कदम उठाने पर मजबूर करने लगी। एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है, आखिर तक लाजमी देखे। शुक्रिया। गुलजेब ने मेरा गुल्लुगीर लहजा महसूस कर लिया था और मैं इस ड्रामे को मजीद बढ़ाने के लिए उठकर मजीद फासला बढ़ाकर बैठ गया तो इसे मेरी रंजीदगी का एहसास हो गया। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखती रही। मैं इसकी नज़रों को महसूस कर रहा था, मगर इसकी जानिब देखने की बजाय नाक सुकेड़ते हुए यूं बेतवज्जो ही जाहिर करने लगा जैसे मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। गुलजेब ने चंद लम्हे मेरी जानिब देखने के बाद उठकर खड़ी हो गई तो मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे, मगर अगले ही लम्हे जब इसका रुख दरवाजे की जानिब हुआ तो दिल धड़का भी और साथ में ये खुशफहमी भी जागी कि वो दरवाज़ा बंद करने जा रही है। मगर जब वो कमरे से बाहर निकली तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया और दोनों हाथों की मुट्ठियों से बैट पीटने के बाद चेहरे पर दोनों हाथ रखकर पीछे की जानिब लुढ़क गया। मैंने आंखें बंद करके चेहरे को हाथों में छुपा लिया और खुद को कोसने लगा कि मुझे गुलजेब से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो ना जाने क्या सोच रही होगी कि एक तरफ मैं सूफी के साथ इश्क मुआशका चला रहा हूँ, दूसरी तरफ इस पर भी लाइन मार रहा हूँ। मुझे लेटे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने पहलू में सरसराहट महसूस हुई। मैंने चौंक कर चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो गुलजेब मेरे पहलू में बैठ रही थी। वो कब कमरे में आई मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। गुलजेब पर नज़र पड़ते ही जैसे मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी की बजाय स्प्रिंग आ गई हो, मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। गुलजेब दोनों हाथ रानों के नीचे रखे सर झुकाए बैठी हुई थी। मुझे अपनी हालत बदलते देखकर इसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, माला, हमारी वजह से तुम्हारा दिल दुखा, हम इस बात पर बहुत शर्मिंदा हैं, मगर तुमको भी हमारी मजबूरी समझनी चाहिए थी। हम लड़की है, अगर बाजी ने तुम्हें यूं हमारे साथ बैठा देख लिया होती तो तुम खुद सोच लो वो हमारे बारे में कितना गलत सोचती। हमको तुम पर यकीन है कि तुम बहुत अच्छा आदमी हो, मगर देखने वाले कुछ भी गलत सोच सकते हैं। मैंने कहा, मैं इतना पागल नहीं हूं जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा था। मुझे मालूम था कि माही अभी ऊपर नहीं आएगी। मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुमसे बात कर रहा था, मगर तुमने मेरी फीलिंग को समझा ही नहीं। गुलजेब बोली, हम तुम्हारी फीलिंग समझ गए थे, मगर हमको सिर्फ बाजी के आने का डर था, इसलिए हमने गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने कहा, अब क्या तुम्हारी बाजी नहीं आएगी? गुलजेब बोली, हम इसे देख कर आए हैं, वो कमरे में है। मैंने हम कहकर कहा, तो फिर मेरी बात का जवाब दे दो। गुलजेब बोली, तुम हमको पहले दिन से बहुत अच्छा लगते हो। जब से हमें ये मालूम पड़ा है कि तुम और सूफी बाजी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और शादी भी करोगे, तो हमने तुम्हारे बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, क्योंकि हम सूफी बाजी की बहुत इज्जत करते हैं और इसे हमारी वजह से दुख पहुंचे ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा, इसे कोई बताएगा तो नहीं कि हम दोनों दोस्त हैं? तुम इसके सामने ऐसे ही रहना जैसे पहले रहती हो। बाकी मैं इतना गंदा नहीं हूं जो सबके सामने तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करूंगा जिससे किसी को शक पड़े, बल्कि तुम्हें मेरे साथ रहते हुए इतना अरसा हो गया, इतना तो तुम मुझे समझ ही गई होगी कि किस तरह का लड़का हूं। गुलजेब बोली, वो सब तो ठीक है, मगर हमें थोड़ा सोचने का वक्त दो, हम तुमको कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी मुझे पहले की तरह पसंद करती हो आ नहीं? मुझे सिर्फ हाँ आ ना में जवाब दे दो। गुलजेब चंद लम्हे जवाब सोचने के बाद बोली, माला, हमने तो बोला है कि तुम हमें पहले दिन से अच्छा लगते हो, अब और कैसे बता? इसने फुर्ती से मुझसे हाथ छुड़वा लिया और हाथ को मलती हुई उठकर तेजी से बाहर की जानिब जाने लगी। तो मैंने कहा, माला, बात तो सुनो, ये बर्तन तो रखवा दो। गुलजेब लम्हा भर के लिए रुकी और मेरी जानिब मुड़कर देखती हुई शर्मा कर बोली, खुद रख लो, तुम हमको सताते हो। ये कहकर गुलजेब तेजी से बाहर निकल गई, जबकि मैं पहले की तरह पीछे की जानिब लुढ़क गया, मगर इस दफा खुशी से निढाल होने की कैफियत थी। गुलजेब की रजामंदी जानकर मेरी फीलिंग ऐसी थी जैसे मुझे दुनिया जहां की खुशियां मिल गई हूं। इसी पोजीशन में लेटा गुलजेब के बारे में सोचता रहा कि इसके साथ बात आगे कैसे बढ़ाई जाए। कुछ देर बाद मैंने गहरी सांस लेकर उठकर बैठ गया और दरवाजे की जानिब देखने लगा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे बाहर का थोड़ा सा मंजर नजर आ रहा था। दरवाजे से नजर हटाकर बर्तनों के कार्टन देखने लगा कि किस तरह अलमारी के ऊपर रखना है। पहले तो गॉर्ड्स को बुलाकर उनसे कार्टन रखवाने का इरादा करने लगा, मगर कुछ सोचकर खुद ही कार्टन उठाकर रखने के इरादे से उठने लगा कि अचानक मेरी मखसूस छठी हिस्स ने मुझे दरवाजे की जानिब मुतवज्जे कर दिया। जब मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो मुझे लहराते दुपट्टे का थोड़ा सा प्लो ही नजर आया, जिससे मुझे ये तो कन्फर्म हो गया कि कोई दरवाजे के आगे से गुजर कर सीढ़ियों की जानिब गया है। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो माही सीढ़ियां चढ़ती नजर आई। माही की छठी हिस्स ने शायद इसे चूकना कर दिया था, फिर वो वैसे ही छप छप कर आहिस्ता अंदाज में ऊपर छत पर जा रही थी। इसने एकदम से पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर इसकी गर्दन हरकत में आते देखते ही मैं जल्दी से पीछे हट गया।
कुछ देर का वक्फा देने के बाद मैंने सर बाहर निकाल कर देखा तो माही ऊपर जा चुकी थी। मैं मजीद कुछ देर का वक्फा देने के बाद कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। मैं बड़े आराम से कदम रखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ताकि माही को मेरे कदमों की छाप सुना ना दे। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मैं इस जगह पहुंच गया जहां से मेरा सर ऊपर दिखाई देने लगा था, इसलिए मैं वहीं रुककर रेलिंग में से झांकते हुए छत का मंजर देखने लगा। माही डोलती हुई साथ वालों की छत के पास पहुंचकर मुड़कर सीढ़ियों की जानिब देखने लगी तो इस बार भी मैं फुर्ती से नीचे हो गया। चंद लम्हों के बाद मैंने दोबारा सर ऊपर किया तो माही चारदीवारी के पास खड़ी होकर दूसरी जानिब झांक रही थी। मैंने पहले कभी भी इसे गौर से नहीं देखा था, बस मर्दाना फितरत से मजबूर कभी कभार इस पर गैर इरादी तौर पर नजर पड़ जाती थी, मगर आज तो ना जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था। शायद तन्हाई का नतीजा था, फिर काफी दिनों से ना मिलने का असर दिमाग पर हो गया था। माही की हरकत देखकर मुझे इस पर शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया कि जिस लड़के की वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ, इसी की बहन माही ने मुझ पर इतना बड़ा बोहतान लगाया था कि मैं इसकी इज्जत लौटने लगा था, जिसे सुनकर सूफी ने मुझे बेइज्जत करके घर निकाला था, जिसके सदमे में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे एक्सीडेंट का सुनकर मेरी माँ चल बसी। और ये सब कुछ भूल कर उधर आते ही आज माही फिर इस घर की छत पर झांक रही है। अब इसके इस घर में झांकने का मकसद क्या था? ये तो मुझे नहीं कि वो अपने साबका यार की झलक देखना चाहती है, फिर ये देखना चाहती है कि वहाँ कोई रहता है कि नहीं, फिर छत तराकर यार के साथ मनाई हुई रंगरलियाँ याद आने लगी है। जो भी था, मुझे इससे इस हरकत की तवक्को नहीं थी। मैं दिल ही दिल में इसे कोस रहा था कि ये अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। तो ये अपने यार से मिल चुकी है जो इसे तलब महसूस होने लगी। अगर ऐसी बात है तो लड़की बहन कहलवाने के लायक नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चलता हुआ ऊपर पहुंचा। मुझे बस इतना वक्त चाहिए था कि मैं इसके करीब पहुंच सकता, तब तक वो पीछे मुड़कर ना देखती तो मेरी प्लानिंग कामयाब हो जाती। मैं दबे पाँव चलता हुआ जैसे तैसे इसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। इस वक्त वो एड़ियां उठाए दीवार के दूसरी जानिब देखने में मसरूफ थी। मैंने मजीद आगे होकर इसके बिल्कुल करीब होकर अपने मखसूस अंदाज में कहा, माही जी। माही यूं पीछे हटी जैसे किसी ने दूसरी जानिब से इसे धक्का दे दिया हो। एक तरफ माही के खौफ के मारे जान निकल रही थी। माही ने पीछे की जानिब हिटकर बिल्कुल मेरे साथ लगकर एकदम से मरकज की जानिब रुख बदलकर मुझे देख लिया। चंद लम्हे तो माही अपने होश बहाल करने में मसरूफ आंखें फाड़े मुझे देखती रही। इसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि इसके दिल में चूर है जो वो इतनी डरी हुई है, वरना तो मैंने सिर्फ इसे आवाज ही दी थी। खैर, मेरा काम मुकम्मल हो गया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने थोड़ा तुर्श लहजे में कहा, उधर खड़ी होकर क्या झांक रही हो? माही शदीद घबराहट में बोली, मैं। माही की कैफियत देखकर मैंने झुंझला कर कहा, ये क्या में लगा रही हो? मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो। माही बोली, बाई अब जो समझ रहे हैं, खुदा की किस्म ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। मैंने कहा, वही तो पूछ रहा हूं कि क्या देख रही थी? तुम्हें तो इस जगह से नफरत हो जानी चाहिए, और तुम कैसे सब काम छोड़कर स्पेशल यहाँ आई हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी उन हरकतों की वजह से कितने बड़े मसाइल से गुजरना पड़ा था, और तुमने आते ही वही हरकतें शुरू कर दी है? माही ने रूहानसी लहजे में कहा, बाई मुझसे जो मर्जी किस्म ले लो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इस घर की शक्ल पर थूकुत्ती भी नहीं। मैंने कहा, तो फिर यहाँ क्या करने आई थी? माही ने छत पर बने छोटे से स्टोर रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इधर स्टोर रूम में देखने आई थी कि वहाँ अगर जगह खाली है तो कुछ गैर जरूरी सामान वहाँ रखवा देती हूँ। मैंने कहा, स्टोर रूम तो इस तरफ है, उधर दूसरी छत पर क्या स्टोर रूम की चाबी गूंज रही थी? माही बोली, भाई मुझे जो मर्जी किस्म ले ले, अब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वैसे ही उधर आ गई थी। ये कहकर माही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज भाई अब घर जाकर आप या अम्मी से किसी किस्म की बात मत करना, पहले ही बड़ी मुश्किल से उन लोगों का मुझ पर यकीन बना है। मैंने हम कहकर कहा, देखता हूँ क्या करना है, पहले जरा चलकर मुझे स्टोर रूम तो दिखाओ, मैं भी देखो तुम क्या देखने आई थी। माही जल्दी से बोली, चलें, पहले देख ले, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने हम कहकर कहा, चल लो। माही अपनी भीगी पलकों को साफ करते हुए मेरे साथ चल पड़ी। स्टोर रूम का दरवाज़ा पुराने ज़माने का लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर जंजीर वाली कुंडी थी जो ऊपर की तरफ बढ़ाकर गंडे में डाली जाती थी। हमारे पुराने घर में जो लकड़ी के दरवाजे थे, वहां भी ऐसी ही कुंडियां लगी होती थीं। माही आगे बढ़कर एड़ियां उठाकर दोनों हाथों से कुंडी खोलने की कोशिश करने लगी। कुंडी बोसीदा होने की वजह से खिल नहीं रही थी। आखिर में आगे बढ़ा और इसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, ठहरो, मैं खोलता हूँ। मैं इसकी नज़रों को महसूस करके जल्दी से कुंडी खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोला, कितनी समील है अंदर?
माही चंद लम्हे वहीं खड़े गौर से मुझे देखने के बाद अंदर दाखिल होती हुई और कुन आँखों से मेरी तरफ देखती हुई बोली, काफी अरसे बाद खुला है, इसलिए समील आ गई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन आ गया है तो अब बाहर चले जाए, आपको समील चढ़ जाएगी। मैं बस थोड़ी सी जगह बनाकर आ जाती हूँ। मैं सिटोर रूम का जायजा लेने लगा जहाँ पुराने जमाने की बीई पड़ी हुई थी। 2-3 टूटी हुई चारपाइयाँ, कुछ पुरानी कुर्सियाँ और दीगर छोटा मोटा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे का जायजा लेते हुए मैंने कहा, नहीं, इतनी भी समील नहीं है कि खड़ा ना हो सके। खैर चल लो, मैंने मान लिया कि तुम सिटोर रूम में आई थी, मगर तुमने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया। माही बोली, कौन सी बात का भाई? मैंने कहा, इतनी जल्दी भूल भी गई हो? तुम जिस अंदाज में खड़ी दूसरी तरफ झांक रही थी, तुम्हारे अंदाज से मुझे कुछ और ही मामला लग रहा था। माही अपनी घबराहट पर कंट्रोल करते हुए बोली, कौन सा मामला? मैं समझी नहीं। मैं नॉर्मल अंदाज में बोला, लगता है तुम मुझसे डर रही हो। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और माही की दोनों कलाइयां पकड़कर बोला, देखो माही, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम खिलकर मेरे साथ शेयर कर सकती हो। अगर तुम हमारे रिश्ते की वजह से मुझसे डर रही हो तो चलो इस रिश्ते को हम थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं। तुम यूं समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और ऐसा हमराज दोस्त हूं कि हमारे दरमियान होने वाली कोई भी बात किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। माही के हाथ यूं कपकपा रहे थे जैसे इसे शदीद सर्दी का एहसास हो रहा हो। वो हकलाते हुए बोली, बाई, मैं सच कह रही हूं कि मैं बस ऐसे ही उधर चली गई थी, ना तो मैं किसी को देखने गई थी, ना ही ये बात मेरे वहम गुमान में थी। मैंने कहा, तुम फिर झूठ बोल रही हो। जिस जगह अपने महबूब के साथ मस्तियाँ की हूँ, इस जगह पर पहुंचते ही इंसान खुद बखुद माजी में चला जाता है, और तुम कह रही हो कि मेरे वहम व गुमान में भी कोई बात नहीं थी। माही रोते हुए लहजे में बोली, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाए कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अच्छा चल लो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि तुम किसी गलत नियत से इस तरफ नहीं गई थी। पहले तो तुम खुद को नॉर्मल करो, देखो कैसे काम रही हो जैसे सच में तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। माही बोली, भाई, मुझे डर लग रहा है कि अपने आप या अम्मी को बता देना है। मैंने कहा, ओके, मेरा वडा है तुमसे कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मगर तुम इस बात से तो मत मुकरना कि वहां पर खड़े होकर तुम कुछ महसूस नहीं कर रही थी। अब जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब भी इस जगह पर आता हूँ तो फौरन मेरे दिमाग में वो सब कुछ आ जाता है जब माजिद तुम्हारे साथ लिपटा हुआ था, और तुम दोनों जो कर रहे थे वो मैं बयान भी नहीं कर सकता, और इसके बाद तुमने मेरे साथ जो किया था, जिसकी मुझे भारी कीमत भी चुकाना पड़ी थी। आज भी इस जगह को देखकर फिल्म की तरह सब कुछ मेरी आंखों के सामने चलने लग जाता है, और तुम माजिद के साथ न जाने कितनी दफा इसी जगह मलती रही हो और तुम कह रही हो कि ऐसी कोई बात नहीं। माही बेबसी के आलम में मुझसे हाथ छुड़वा कर रोते हुए बोली, मैं बस एक दफा ही मिली थी जब आपने मुझे देखा था। अब क्या चाहते हैं? क्यों पुरानी बातों को छेड़ कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मेरी वो गलती थी, मैं मानती हूँ, मगर मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, उन बातों को दोहराने का क्या फायदा? मैंने कहा, तकलीफ हुई ना मेरी बातें सुनकर? जब तुम्हें वहां खड़े मैंने देखा था तब तुम्हारी तकलीफ से कई गना ज्यादा तकलीफ मुझे भी हुई थी। और ये जो तुम एक दफा मिलने की बात कर रही हो, ये सरासर झूठ है, क्योंकि जब मैं माजिद के पीछे लाहौर गया था तब इसे उठाकर जिस जगह ले गया था वहां ले जाकर मैंने इससे एक एक बात उगलवाई थी कि वो तुम्हारे साथ कितनी दफा मिला, कहाँ मिला करता था और क्या किया करता रहा था। और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं जितना ठंडा हूँ इससे ज्यादा खतरनाक भी हूँ, इसलिए ये बात ज़हन से निकाल दो कि मुझे माजिद ने कुछ नहीं बताया होगा। मगर मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारी खातिर मैंने कितनी दफा लड़ाइयाँ मोल ले। याद है ना जब कॉलेज टाइम में तुम्हें लड़के तंग करते थे, फिर उनका मैंने क्या हाल किया था, फिर माजिद और इसके दोस्तों का क्या हाल किया था, फिर कैसे तुम्हें इंडिया से आज़ाद करवा कर लाया था। ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारे साथ कितना मुखलिस हूँ, और तुम हो कि मुझसे ही झूठ बोल रही हो कि तुम माजिद से सिर्फ एक दफा ही मिली थी। मेरा हुआ में छोड़ा हुआ तीर सीधा निशाने पर लगा, जबकि मैंने माजिद से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था। मेरी बात सुनते ही माही शर्मिंदगी से सर झुकाकर उंगलियां चटकने लग गई। मैंने कहा, मेरी शराफत देखो कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने आज तक सूफी से भी किसी बात का जिक्र नहीं किया कि तुम दोनों क्या क्या करते रहे हो, और तुम हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। माही बोली, भाई, मुझे अब पर यकीन है, कोई यकीन नहीं होगा। मैंने कहा, फिर तुम मुझसे झूठ को बोल रही हो कि तुम माजिद से एक दफा ही मिली हो। माही बोली, मुझ में हिम्मत नहीं हुई इसलिए बोल दिया, मगर भाई ये बात सच है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, हम मिलते जरूर थे मगर हद में रहकर। मैं आगे बढ़कर माही के गालों को हाथों में लेकर बोला, उधर मेरी तरफ देखो। माही ने नजरें उठाकर मेरी जानिब देखा तो मैंने कहा, मुझ पर भरोसा है ना? माही आहिस्ता से बोली, जी भाई।
मैंने कहा, तो फिर बताओ, इस जगह को देखकर वहां खड़े होकर तुम्हें माजिद के साथ गुजारे हुए लम्हात याद आ रहे थे ना? माही शर्मिंदगी से आहिस्ता बोली, जी भाई, मगर प्लीज अब ये बात सूफी आपी को मत बताना। मैं जान बोझ कर माही को इसके यार के साथ गुजारे हुए लम्हात याद दिलाकर इसके जज्बात को गरमाने की कोशिश कर रहा था। माही को पटरी पर चढ़ते देखकर मैंने इस पर एतमाद बहाने के लिए कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे दरमियान जो भी बातें होंगी वो यहां दफन करके बाहर निकलूंगा, बस तुम मुझसे झूठ मत बोलना। माही बोली, नहीं बोलूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारा इससे मिलने को दिल करने लग गया था ना? माही बोली, नहीं भाई, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, बस वो तल्ख यादें मेरे दिमाग में लूट आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने दोनों हाथों के अंगूठों से इसके गालों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए खुनूदा भरी नजरों से इसे देखते हुए कहा, लगता है तुम मुझे समझकर बात नहीं कर रही, इसलिए छुपा रही हो। चल लो, ऐसा करते हैं, आज से हम दोस्त बन जाते हैं, जो भी बात होगी खिलढल कर होगी, बोलो, मेरे साथ दोस्ती करोगी? माही ने चौंक कर मेरी आंखों में गौर से देखा। इस वक्त इसकी आंखों में मुझे मानी खोज चमक दिखाई दी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। माही बोली, भाई, ये आज आपको क्या हो गया है जो आप मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुम्हारी तकलीफ में कमी करना चाहता हूँ। मेरा तजर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हें ऐसे दोस्त की अशद ज़रूरत है जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सके, जो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारी हौसला अफजाई कर सके। माही बोली, मगर भाई, मैं आपके साथ दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? मैं आपको भाई समझती हूँ और सूफी आपी को अगर जरा सा भी शक पड़ गया ना तो अब सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। माही की बातें सुनकर मुझे दो चीज़ें क्लियर हो गईं कि अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत करके इसे एतमाद में ले लूँ तो ये लाइन पर आ जाएगी, और दूसरी बात, गुलजेब की तरह ये भी सूफी से डर रही थी और उनका डरना बनता भी था क्योंकि सब एक ही जगह पर रहती थी। मैंने कहा, यार, कोई हाल नहीं तुम्हारा, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सूफी के सामने आ घर में हम दोस्त बनकर रहेंगे। हमारी दोस्ती सिर्फ ऐसे लम्हात में होगी जहां हम दोनों अकेले हो, कोई तीसरा देखने वाला ना हो, जैसे इस वक्त हम दोनों अकेले हैं। जब तुम एहतियात करोगी तो सूफी तो किया, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। माही तजब्जुब का शिकार होती हुई मेरे हाथ अपने चेहरे से हिटती हुई बोली, भाई, ये अपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? मैं कैसे आपसे दोस्ती कर सकती हूँ? मैं चाहकर भी अपने अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं कर पाऊंगी जिसकी आप मुझसे तवक्को रखते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से आपको बड़ा भाई समझा है। मैंने कहा, भाई कहने से भाई नहीं बन जाता, और रही फीलिंग की बात, तो अगर मैं 2 मिनट में तुम्हारी सोच बदल दूं तो तब तुम मेरी हर बात मान लोगी। माही बोली, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, मुझे पता है ना कि मैं आपको क्या समझती हूँ। मैंने कहा, ओके, चलो ऐसा करो, तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दो, अगर मैं तुम्हारी सोच बदलने में कामयाब ना हुआ तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी दोस्ती करने को नहीं कहूँगा, बल्कि हम इस बात को यहाँ ऐसे दफन करके जाएंगे जैसे हमारे दरमियान कोई बात हुई ही ना हो। माही बोली, मगर आप करेंगे क्या? मैंने कहा, तुम्हारे दिमाग में जो भाई वाला कीड़ा बैठ गया है, इसे बाहर निकाल दूंगा। माही जेर लब मुस्कुराते हुए बोली, वो नहीं निकल सकता, अब कोशिश करके देख ले। मैंने कहा, एक शर्त पर, एक तो तुम मुझे रोकोगी नहीं, दूसरा उन 5 मिनटों में तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। अगर मैं नाकाम हुआ तो तुम मेरी किसी बात का गुस्सा नहीं करोगी और इस सारे मामले को यही खत्म कर दोगी। माही मशकूक अंदाज में मुझे देखती हुई बोली, मगर अब करेंगे क्या? मैंने कहा, तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करूंगा जिसके बाद हम नजरें मिलाने के काबिल ना रह। माही चंद लम्हे खामोश रहकर हतमी अंदाज में मेरी जानिब देखकर बोली, ओके भाई, अब भी मुझ पर भरोसा रखे, मैं गलती नहीं करूंगी। मैंने हम कहकर आगे बढ़ा और माही घबरा कर बोली, भाई, ये क्या करने लगे हैं? इसी दौरान गुलजेब की आवाज कानों में पड़ी। हम दोनों की नजरें दरवाजे की जानिब गईं, मगर गुलजेब दरवाजे पर नजर नहीं थी। माही घबरा कर बोली, चलो भाग कर जाए, लगता है गुलजेब सीढ़ियों में खड़ी आवाज दे रही है। मैंने कहा, नहीं, तुम जाओ और अपनी हालत को भी दुरुस्त कर लो, इसे शक ना पड़ जाए। माही ने गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे, दुपट्टा दुरुस्त किया और मुझसे नजरें चराती हुई बाहर की जानिब लपकी। तभी गुलजेब की दोबारा आवाज आई, माही बाजी, अब ऊपर है। माही ने वहीं से इसे आवाज देते हुए कहा, हाँ गुलजेब, मैं यहाँ हूँ, रुको, आज ही हूँ। ये कहकर माही बाहर चली गई, जबकि मैंने गहरी सांस लेकर शुक्र अदा करना शुरू किया कि कहीं गुलजेब सीधी स्टोर रूम में नहीं आ गई। इतने नाजुक मौका पर गुलजेब की एंट्री मुझे सख्त नागवार गुजरी के मजीद कुछ देर माही के साथ वक्त गुजर जाता तो और कुछ नहीं तो कम अज कम